सो स्टूडेंट लास्ट में मैंने ये आपको ये बताया था कि आरसी कपलिंग का लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको बताया कि आरसी कपलिंग कैसे काम करती है। ठीक है, आरसी कपलिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। अब उसके हर एक कंपोनेंट्स की वर्किंग को आप कैसे लिखेंगे, कैसे आप उसको समझाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो एक 2 स्टेज के लिए रहेगा, वो 3 के लिए रहेगा, वो 4 के लिए रहेगा। ठीक है, तो वन बाय वन अगर मैं इसको समझाऊं तो सबसे पहले आप लिखिए कपलिंग कैपेसिटी। देखिए कपलिंग कैपेसिटर हेडिंग डालिए, फर्स्ट हेडिंग डालिए कपलिंग कैपेसिटर, मेन हेडिंग कपलिंग कैपेसिटर। देखिए आरसी कपलिंग एम्पलीफायर्स में, आरसी कपलिंग एम्पलीफायर्स में, आरसी कपलिंग एम्पलीफायर्स में हर दो स्टेजेस के बीच में, हर दो स्टेजेस के बीच में एक हाई रेजिस्टेंस का सीसी कपलिंग कैपेसिटर लगाया जाता है। मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज के बीच में ये जो कैपेसिटर है कपलिंग कैपेसिटर, ये क्या होता है, बहुत ही हाई वैल्यू पर होता है। ठीक है, हाई वैल्यू का कपलिंग कैपेसिटर लगाया जाता है, जिसे कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं या ब्लॉकिंग कैपेसिटर कहते हैं। इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट देखिए ब्लॉकिंग BLOCKING। दिस ब्लॉकिंग कैपेसिटर या दिस CC ऐसे लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, दिस CC block the DC from one stage to another, and passes the AC from one stage to another, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए, आप कपलिंग कैपेसिटर के बाद में लिखिए R1, R2 एंड R1, देखिए ट्रांजिस्टर में, इन अ ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर मोड मेथड इज यूज्ड, कॉमन एमिटर मेथड इज यूज्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिएगा, पीछे बैठो। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ देखो, इधर देखो भाई, फटाफट देखा करो। R1 R2 सब मैंने आपको बताया कि हम सबसे ज्यादा कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्योंकि आपको रेजिस्टेंसेस के बारे में बताना है। ठीक है, कपलिंग कैपेसिटर के बाद में क्या आ रहा है, 1 बाय 1 चलो ना, इधर से चलना शुरू करोगे। पहले क्या आ रहा है, कपलिंग कैपेसिटर, तो जितने भी कपलिंग कैपेसिटर आ रहा है उसको उठाओ, ये तो सेम ही है ना। फिर नेक्स्ट क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंसेस, तो R1 R2, ये वाली को तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे नाम दिया है RE। ठीक है, तो R1 R2 RE, ऐसे ही R3 R4 RE। ठीक है, तो मैं R1 R2 RE के लिए जो होगा वो दूसरी स्टेज के लिए होगा, क्योंकि सिमिलर है ना सारे स्टेजेस। तो अब मैं बता रही हूँ R1 R2 और RE। ठीक है, इससे पहले आपको ये लिखवाने के बाद में आपको क्या बताया गया, इसमें आपका क्या ये भी दिखाई देगी। अगर आप यहाँ से चलो CCC से, तो R1 R2 से भी पहले VCC आता है। VCC क्या आता है, देखिए VCC is used
डीसी बाइसिंग, ठीक है। डीसी बाइसिंग के लिए यूज किया जाता है वीसीसी यानी मेन सप्लाई, ये डीसी सप्लाई है। या आप दो टाइप की सप्लाई ले रहे हो बच्चों, ये तो है एसी और वो क्या है डीसी, ठीक है। तो आपकी जो वीसीसी इज a DC supply which is used for the DC biasing, कैसे लिख सकते हो DC देखिए biasing technique is used to fix the Q point, Q point को फिक्स करने के लिए। ये लास्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से समझाया जा चुका है, नहीं समझ आया तो आगे जाके पर वीडियो देख लेना, छोटी छोटी वीडियोस है, कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। टू फिक्स द नाम से डिलीवरी हो वीडियो आज जाके देख लो। टू फिक्स द क्यू पॉइंट को आपको जहाँ पे रखना है उसको वो वहाँ पे आपको कहाँ पे रखना है क्यू पॉइंट, आपको वोल्टेज और करंट की वैल्यू बिल्कुल बीच में चाहिए। तो क्यू जो बीच में वो वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं क्यू पॉइंट, वो किसके में, तो उसके लिए पहले आपको काम करना पड़ेगा। वो किससे होगा, इस सप्लाई से, ठीक है, डीसी बाइसिंग के लिए। और इसको खाली अकेला वीसीसी काम नहीं करेगा, इसके साथ क्या काम करेगा, R1 R2 R3। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर, फॉर द डीसी बाइसिंग R1 R2 and RE, R1 R2 and RE, R1 R2 and RE are used as बाइसिंग रजिस्टर। बाइसिंग टेक्निक के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो नाम क्या हो जाएगा, बाइसिंग रजिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट, R1 and R2 provide the VDB, voltage divider biasing, to the amplifier. R1 R2 एम्पलीफायर को वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग प्रोवाइड करते हैं। जो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग जो टेक्निक मैं बताती हूँ उसके लिए वीसीसी की जरूरत है और इन रजिस्टर्स की जरूरत है। तो ये जो R1 R2 है ये किस तरीके से कनेक्टेड है, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। तो R1 R2 प्रोवाइड द वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग टेक्निक टू द एम्पलीफायर, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, so that the Q point या operating point, the Q point of amplifier will remain active in a active region, ताकि आपका जो Q पॉइंट है वो हमेशा ट्रांजिस्टर की वर्किंग के समय पर हमेशा बीच में ही क्या रहे, एक्टिव रहे, यानी एक्टिव रीजन में सक्रिय रहे, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखिए, इंग्लिश में एंड द अनडिस्टॉर्टेड output will get at the output, यानी अगर ये सब कहानी प्रॉपर होगी तो अगर आपने यहाँ पे ये इनपुट दी होगी तो आउटपुट में आपको ऐसा कुछ आउटपुट नहीं मिलेगी, आपको जो आउटपुट वहाँ पे मिलेगी वो बिल्कुल वैसे ही मिलेगी जैसे आपने भेजी थी। ऐसा नहीं होगा अगर आप ये सब कहानी इसको फिक्स नहीं करोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको आउटपुट कैसे मिलेगी, कैसे क्लिक होगी, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे मिले, तो आपको हमेशा उसी फॉर्म बिल्कुल वही चाहिए जैसी वहाँ पे दी,
जैसे आपने इनपुट पे दी थी ऐसे आपको आउटपुट पे चाहिए, तो उसके लिए आपको R1 R2 वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग कोई और टेक्निक्स आपको यूज करनी पड़ेगी, लेकिन जो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग टेक्निक्स है वो सबसे स्टेबल, इसके स्टैबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग टेक्निक्स को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। समझ आ गई मेरी बात? उसके बाद लिखिए नेक्स्ट, अब लिखिए लास्ट इसके आर के लिए लिखिए आर को देखिए जरा, तो आर क्या आपको पता लग गया वो बाइसिंग कैपेसिटर है, ठीक है। आर क्या है आपका बाइसिंग कैपेसिटर, वो लिख लो आप इफ यू वांट टू बी राइट। लास्ट लिखिए बाईपास कैपेसिटर, बाईपास सीई बाईपास कैपेसिटर, देखिए बाईपास कैपेसिटर सीई बाईपास कैपेसिटर सीई एमीटर टर्मिनल, कौन से एंड पे लगा हुआ है ये एमीटर टर्मिनल, ठीक है। लाइन याद रखिए बाईपास कैपेसिटर का काम सिर्फ एमीटर टर्मिनल पे की जो कहानी गड़बड़ा रही है ना, और ये किसको डिस्टर्ब ना करे, इनपुट को। अगर इनपुट डिस्टर्ब होगा तो आउटपुट डिस्टर्ब हो जाएगी, तो सारी कहानी डिस्टर्ब हो जाएगी ना। ये केवल इनपुट को डिस्टर्ब करेगा, और अगर इनपुट को डिस्टर्ब करेगा तो आउटपुट डिस्टर्ब हो जाएगी। वो कैसे होगी वो मैं आपको बता दूं। तो बाईपास कैपेसिटर जो सीई है, बाईपास कैपेसिटर सीई, देखिए बाईपास कैपेसिटर सीई कनेक्टेड एट एमीटर टर्मिनल, connected at emitter terminal in the parallel of RE, in the parallel of RE, which bypass the AC component of emitter terminal, which bypass the AC component of emitter terminal, यानी वो एमीटर टर्मिनल के सारे कंपोनेंट्स को क्या कर देगा, बाईपास कर देगा। अब कहानी ये आती है कि अगर इसको कनेक्ट ना करें तो क्या होगा, ये मतलब कहानी तो वही समझनी है ना। अभी तो ये मैंने आपको बिल्कुल वैसे समझाया थ्योरेटिकल कि अगर ऐसा नहीं करूंगी तो इसका काम ये है, तो मैं तुम्हें सब काम बताया। अब वो काम कैसे करेगा, जैसे हमने कपलिंग कैपेसिटर को समझाया था ना, x = 1/2πfc, कल समझाया था, कल ये बताया था ना कि कपलिंग कैपेसिटर क्या काम कैसे करता है। अभी तो मैं तुम्हें थ्योरेटिकली बताया कि ये एमीटर बाईपास कैपेसिटर कैसे काम करता है। अब देखो ये अगर ये नहीं लगा होगा तो क्या होगा, हाँ नहीं आना। देखो अगर मैं इस सीई को कनेक्ट ना करूं, ठीक है, ये वाला स्टेज से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है बेस साइड पे वो क्या है VB, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या है VE, ठीक है। VB और यहाँ पे हो गई आपकी, यह हो गई आपकी VB और ये हो गई आपकी VE, ठीक है। तो VBE वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगी, VB माइनस VE, यही तो होगा। VBE बराबर किसके हो जाएगा, VB बराबर किसके, VB माइनस VE, इसका मतलब यही तो है। आप इसको शॉर्ट में लिखा है VBE, समझ आ रही है मेरी इतनी बात। अब क्या करोगे, VBE बराबर इन दोनों का डिफरेंस तो आएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ऐसे ही तो आएगा VB माइनस VE, उसको मैंने लिख दिया VBE। आ रही है बस, ऐसा लग रहा है वो जीरो की तरह बैठे हुए हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा। VBE, ठीक है। अब VB के साथ में अभी रेजिस्टेंस है, इसको हमने सॉल्व ही नहीं किया ना, मैं सॉल्व करके दिखाया। VB को तो मैंने एज इट इज रखा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर मैं V बराबर किसके होता है, IR, यही होता है। अगर मैं इसको VE, I की वैल्यू क्या लेंगे, IE और R लिख सकती हूँ ऐसे, इज टू IR, और मैग्नेटिक टर्मिनल के लिए क्या है, VE इज टू IE और R इसके साथ है, ठीक है। तो मैंने इसकी जगह क्या लिखा, IE
आर देख सकती हो, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आपकी जो वैल्यू है, मैंने ये माना कि ये जो कंपोनेंट है यानी यहाँ पर जो वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज तो सब जगह प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगर यहाँ की वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हम एक केस ले, अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ गई, तो अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ गई तो आप ये देखिएगा ये वाली वोल्टेज तो क्या होगी, कम रहेगी, और ये भी पॉजिटिव है, लेकिन हमारी बढ़ क्या रही है, आर ई बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर मेरी यहाँ वाली वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है तो ये वाली वैल्यू तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो किस पे, नेगेटिव में। तो यानी आपकी ये वाली वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, और जब नेगेटिव में आ जाएगी तो आपकी इनपुट यानी आपकी टोटल जो VBE है वो क्या हो जाएगी, आपकी नेगेटिव में पहुंच जाएगी, यानी आपकी जो इनपुट पे वोल्टेज है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर आपकी इनपुट पे वोल्टेज डिस्टर्ब हो गई, AC वोल्टेज, तो आपकी आउटपुट पे भी वोल्टेज डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप जो कहानी, जो गेन आप चाह रहे हो, वो गेन आपका पहले ही नेगेटिव में पहुंच जाएगा। तो नेगेटिव में तो गेन का मतलब है कि आपका वहां क्या हुआ, लॉस हुआ, गेन नहीं हुआ, समझ आएगा, हाँ बस डी गेन हो, समझ आ रही है। तो आपका वहां पे क्या होगा, आपका वहां गेन नहीं हुआ। तो इस चीज को रोकने के लिए हमने क्या किया, हमने ये काम किया कि ये क्या करेगा, जितने भी AC वोल्टेजेस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कितनी AC DC को तो यही पास कर देगा, और AC जितने भी वोल्टेजेस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये क्या करेगा, क्योंकि ये तो क्या करता है, कैपेसिटर क्या काम करता है, DC को तो पास नहीं कर सकता, DC को तो ये पास कर देगा। कैपेसिटर DC आ भी नहीं रही है, किस क्या आ रही है, AC आ रही है, क्योंकि आपने पहले ही कपलिंग कैपेसिटर इधर भी और इधर भी कनेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पे जितनी भी AC सिग्नल होंगे वो कहाँ से, अगर आप इसको यहाँ पे कुछ नहीं लगाते और आपने क्या किया, अभी तो यहीं पे घूमते रहेंगे, वो यहाँ पे एक्टिव रहेंगे, लेकिन जैसे ही सिग्नल आपने क्या करेंगे, आपकी जो वोल्टेजेस है यहाँ वाली फिक्स वैल्यू से जैसे ही ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपने यहाँ क्या कर दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया। ये कैपेसिटर क्या करता है, AC को पास करता है, तो ये क्या करेगा, AC को पास करके ग्राउंड पे जाएगा। आगे मेरी बात समझ, इसलिए इसका नाम बाईपास कैपेसिटर, समझ आगे मेरी बात। और अब हमें क्या देखना है, हम हमेशा ये देखना है हमारा XC बराबर क्या होता है, 1/2 पाई FC, यही होता है, या मैं इसको ऐसे लिखती हूँ हमेशा 1/ωc, ये तो लिखती हूँ, तो ओमेगा बराबर 2 पाई ऐसे ही आएगा। तो आपको ये कहना है कि आपकी अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम है तो रिएक्टेंस क्या होगी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रॉप करेगा, तो हम यही तो चाहते हैं। तो अगर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसीज को भी बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, रोक रहा है, तो हाई फ्रीक्वेंसी में काम करेगा ही करेगा। तो आपको हमेशा ही याद रखना है कि आपका जो ये बाईपास कैपेसिटर हो, जो बाईपास कंडीशन है, इसके लिए आपको याद रखना है बाईपास कैपेसिटर है वो हमेशा लगभग इक्वल होना चाहिए RE/10 की, हाँ, लेस देन और इक्वल, मतलब इतना कम से कम होना चाहिए, ये मिनिमम इसकी कंडीशन है। कैपेसिटर जब आप लोगे, कोई भी कैपेसिटर लोगे तो आप ये देखोगे कि RE के 10वें भाग के बराबर, 10th पार्ट के बराबर आपको क्या होना चाहिए, ज़्यादा तो हो सकता है लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए। आगे मेरे पास इससे अगर कम अगर आप वैल्यू लेते हो, अगर ये कंडीशन आपका कैपेसिटर फुलफिल नहीं करता ना, तो फिर इस कैपेसिटर को लगाने का आपको कोई फायदा नहीं होगा, वो सिग्नल को पास नहीं कर पाएगा, और जब वो सिग्नल को पास ही नहीं कर पाएगा तो मुझे उस कैपेसिटर को लगाने का फायदा क्या होगा। इनफैक्ट मैं उसकी कॉस्ट बढ़ा रही हूँ, उसका साइज भी बढ़ा रही हूँ, कॉम्पैक्ट कर दे। समझ आ गई मेरी बात, ये कहानी आई मेरी बात समझ, तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया। RC कपल्ड एम्पलीफायर का भी समझ आ गया, मैंने कहानी बताई थी। यहाँ से सिग्नल इनपुट दोगे, वो किस पे जाएगा, बेस पे जाएगा, AC को क्या कर देगा, पास कर देगा, DC को रोक देगा। फिर आपकी जो वैल्यू है बिना DC को डिस्टर्ब किए आपके आउटपुट पे वैल्यू आएगी, वो आउटपुट की वैल्यू डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगी, किससे, कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू दूसरे स्टेज की बेस पे जाएगी, और दूसरे स्टेज की बेस पे जाने का मतलब क्या है कि ये DC को रोक देगा और AC को पास कर देगा। फिर आपकी जो पूरी सिग्नल होंगे, वोल्टेज गेन पहले स्टेज का और दूसरे स्टेज का गेन मिलके आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट पे जो गेन, इनपुट पे जो गेन था और जो दोनों स्टेज से मिलके जो गेन आया वो आउटपुट पे आ जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, ये आपका गेन। अब इसमें गेन के बारे में बात नहीं करनी, सिर्फ RC कपल्ड एम्पलीफायर की वर्किंग आपको ऐसे समझ आ गई मेरी बात, क्लियर? मोर देन इनफ फॉर टुडे, या मुझे और समझाऊंगी, कल मैं बताऊंगी वोल्टेज गेन समझाना है,
और ये इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो ये कल खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच।